हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म की रिकवरी को लेकर। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के, क्योंकि जब भी बच्चे को डायग्नोस होता है कि बच्चे को ऑटिज़म है, जब भी पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज़म है, तो पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि क्या ये कभी ठीक हो पाएगा। इस क्वेश्चंस के चलते ही अक्सर पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि जनरली ये चीज़ कही गई है कि ऑटिज़म इनक्योरेबल है, ऑटिज़म ठीक नहीं हो सकता है। इस चीज़ को एक मन में बिठा लेते हैं पेरेंट्स, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस भी रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ऑटिज़म के ठीक होने की, तो ऑटिज़म को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, या मैं यूँ कहूँगी कि बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और अगर आपका बच्चा माइल्ड है तो चांसेस होते हैं पूरी तरह से ऑटिज़म से आउटग्रो करने के। इसीलिए ज़रूरी है कि हम कभी भी अपनी उम्मीद को ना छोड़ें। उम्मीद रखना और एक विश्वास रखना अपने आप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि हम अपनी ही दुनिया में रह जाते हैं और बच्चों पर काम करना भूल जाते हैं। और जिसका नुकसान ये रहता है कि बच्चों के जो अर्ली ईयर्स, जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे साथ की, हमारी सपोर्ट की और उन चीज़ों की, उस इंटरेक्शन की, वो बच्चे मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे सीखने की बजाय और भी ज़्यादा पीछे होना शुरू हो जाते हैं और प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। इस वीडियो का जो मेन मेरा पर्पज़ है उन पेरेंट्स के लिए है जो पेरेंट्स हार मान जाते हैं और जो मन में ये बिठा कर बैठ गए हैं कि पेरेंट की ऑटिज़म कभी ठीक नहीं हो सकता है। ऑटिज़म ठीक हो सकता है। इस एक विश्वास के साथ में आप रोज़ उठिए, अपने आप से बात कीजिए और कहिए कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ या मेरा बच्चा ये कर सकता है। ये चीज़ एक मन में रखनी ज़रूरी है। और आपको ये ज़रूरत है अपनी इस सोच को बदलने की कि ऑटिज़म कभी क्योर नहीं हो सकता है। नो मैटर्स डॉक्टर क्या कहते हैं, रिसर्च क्या कहती है, लेकिन अभी जो रिसर्च आई है लेटेस्ट, उसमें ये प्रूव हुआ है कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है, माइल्ड ऑटिज़म है, तो चांसेस 100% तक हो सकते हैं कि आपका बच्चा ओवरकम कर जाए। और अगर मॉडरेट भी है या सीवियर भी है, तब भी इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी हद तक पॉसिबल हैं। ये मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है चीज़ कि मेरे बेटे को मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और मैंने उसके साथ काम किया। पिछले 10 साल काम करने के बाद मैंने जो उसमें इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं, मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल में वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो ये एक उम्मीद छोड़ना कि ऑटिज़म ठीक नहीं हो सकता है। लोग नॉर्मल चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो। बच्चे को नियर टू नॉर्मल लाना भी एक अच्छा टारगेट रहता है। अगर हम ये सोच कर चलें तो हम काफ़ी हद तक सफल भी हो सकते हैं और हमारी उम्मीद और हमारा विश्वास भी बना रहता है और हम फ्रस्ट्रेट भी नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि हम जब अपनी फैमिली में खुद के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ में स्ट्रगल करते हैं, हमारे रिश्तों के साथ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ तक कि हमारे बेटर हाफ लाइफ पार्टनर हमारा जो होता है, वो भी कई बार हमें सपोर्ट नहीं करता है। बहुत सी मदर्स मुझे कहती हैं, कई सिंगल मदर्स भी होती हैं जो मुझे कहती हैं, जो अंदर से इस चीज़ को फील करती हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, आपकी फैमिली का सपोर्ट होना या ना होना, यह ज़रूरी आपके लिए नहीं होना चाहिए। आपके लिए ज़रूरी है कि आपका विश्वास आप पर होना चाहिए कि मुझे काम करना ही है। कोई मुझे सपोर्ट करे ना करे, किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना कि मैं इतना काम कर सकती हूँ, बाकी काम उस मेरे हस्बैंड करेंगे या उसके फादर कर सकते हैं क्योंकि उनका भी बेटा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर मदर्स को ही ये चीज़ करनी पड़ती है और ये हमारी बीइंग ए मदर एक पहली ड्यूटी हो जाती है कि हमें अपने बच्चे को देखना है। नो मैटर्स कि आसपास के लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं या हमसे कैसा सलूक कर रहे हैं, उस चीज़ को मन में लेकर मत बैठिए। आपके बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो जैसा भी है उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ जितनी जल्दी हो काम शुरू कीजिए। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखकर हम हमेशा दुखी होते हैं। बेटर है कि हम खुद से एक्सपेक्टेशंस रखें कि मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि एक जो बच्चों में जब बच्चे डेवलप होते हैं तो एक बच्चे सिर्फ हम उनके कॉग्निशन पर काम नहीं करते, मेंटली और सोशली भी बच्चे डेवलप होते हैं। जब हम खुद स्ट्रेस रहते हैं तो हम कभी भी बच्चों के साथ काम नहीं कर पाएंगे। और ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों के साथ में शुरुआत के दिनों में काम करना, शुरुआत के ईयर्स में काम करना, उसे वो टाइम देना बहुत ज़रूरी है।
आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब गुरजोत बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा हाइपर था, एक सेकंड भी मैं उसे किसी के साथ बिठा नहीं सकती थी कि वो बैठ जाए। कहीं मैं जाना आना मेरा सब बंद हो गया था लगभग, मैं कहीं जाती नहीं थी, क्योंकि जब मैं बाहर जाती थी उसके इतने टेंशन्स होते थे कि पब्लिकली भी वो बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि उसे क्राउड से प्रॉब्लम थी। उसके कुछ ऐसे बिहेवियर्स थे, ऑडिटरी इश्यूज़ बहुत अधिक थे, कहीं भी मार्केट में ले जाना उसे पॉसिबल नहीं था। और ऐसे में ज़्यादातर मैं घर पर ही उसके साथ रहती थी और काम करती थी। मुझे था कि मुझे अपने बच्चे को किसी तरह से ठीक करना है, उसे इस लायक करना है कि वो बाहर आ जा सके और उस चीज़ों को, उन डिफ़िकल्टीज़, उन प्रॉब्लम्स को मैं कम कर सकूं उसके लिए, कि वो सोसाइटी का एक हिस्सा बन सके, मेरी तरह वो आ जा सके। और आज इस चीज़ में मैं काफ़ी सफल भी हुई हूँ। सिर्फ एक यही चीज़ नहीं, मैंने हर स्किल पर काम किया और आप भी करेंगे। मैं उन सभी स्किल्स के बारे में बात करूँगी। अगर आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि इतना मुश्किल भी नहीं है ऑटिज़म के लिए आपके बच्चे के साथ काम करना। ज़रूरी नहीं है आप एक थेरेपिस्ट हैं, आप एक मदर भी हैं, तब भी बिलीव मी मदर के एफर्ट्स कम नहीं रहते हैं। आपके एफर्ट्स ज़रूर कामयाब होते हैं जब आप दिल से कोशिश करते हैं। बस आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो आज गाइडेंस मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। जब आपके बच्चे को ऑटिज़म होता है, जब मेरे बेटे को ऑटिज़म का मुझे पता चला था कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर था उन दिनों में, तब मैं भगवान से ये प्रे करती थी कि हे भगवान, मुझे बीमार मत करना, एक दिन के लिए भी मत करना, क्योंकि मेरा बच्चा एक दिन भी अगर मैं उसके साथ काम नहीं करूँगी तो वो पीछे जा सकता है। अभी उसको मेरी बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मुझे हेल्दी रखना। तो ये एक कि खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसे ठीक करने के लिए आपका ठीक रहना, आपके व्यवहार का ठीक रहना, आपका बिहेवियर सही होना, पेशेंस और स्ट्रेस फ्री रहना, काम रहना, ये सबसे बड़ी की होती है आपके सक्सेस की। जब एक एटीट्यूड, ये चेंज आप कर लेते हैं ना, तो आप कामयाब होते ही हैं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको हेल्दी रखे। इसके लिए चाहे आप मेडिटेशन करें, या अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत ख़राब होने वाली है, पहले से ही मेडिसिन लें, अपना पूरा ख्याल रखें। और अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपने बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएंगे। अपने आप को हर एक स्ट्रेस से दूर रखिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकें, क्योंकि उस टाइम पर आपके बच्चे को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बार होता है कि कुछ लोग एक मन में धारणा, एक कंसेप्शन बन जाती है कि ये माइल्ड केस है, ये ठीक हो जाएगा, मॉडरेट है, चांसेस थोड़े कम हैं, सीवियर है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये चीज़ें, ये धारणाएं जो बना रखी हैं लोगों ने, ये बिल्कुल गलत हैं। आप इस चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑटिज़म कभी ठीक नहीं होने वाला है। मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, अगर मुझे ये लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर लूँगी फिर भी मेरे बच्चे को कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी या वो ठीक नहीं हो सकता, तो मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं रहता। हम डीमोटिवेट होते हैं इन चीज़ों से। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा बच्चा ठीक हो सकता है और होगा। ये एक चीज़ मन में रख कर रोज़ उसके साथ काम कीजिए। आप पॉजिटिविटी बनाकर रखेंगे तो आउटकम भी पॉजिटिव ही रहेंगे। अब मैं बात करूंगी कि जो बच्चे माइल्ड होते हैं उनमें नो डाउट कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं कि बच्चा आपका रिकवर कर जाए। लेकिन बिलीव मी, और माइल्ड ऑटिज़म को लोग हल्के में लेते हैं बहुत, कि उसे नॉर्मल स्कूल में भेज दिया और समस्या हमारी हल हो गई। सिग्मा नहीं चाहिए लोगों को कि हाँ मुझे अपने बच्चे को नॉर्मल में भेजना है। नॉर्मल में भी मैडम, इवन कि जो मेरे पास एजुकेटेड लोग भी आते हैं वो भी कहते हैं कि नॉर्मल में हमारा बच्चा सीख रहा है, लेकिन कितना सीख रहा है? क्या वो उतना सीख रहा है जितना उसके लिए ज़रूरी है? क्या उतना स्टिमुलेशन उसको मिल रहा है डेली, या उतना इनपुट उसे मिल रहा है जो उसको सीखने के लिए काफ़ी है? क्योंकि माइल्ड केस में बच्चे थोड़ा बहुत सीख जाते हैं लेकिन उतना नहीं सीख पाते। हमें थोड़ा नहीं, हमें उसे बहुत ज़्यादा सिखाना है। ऐसे में सिर्फ स्कूल नहीं, हमें घर पर भी उसके साथ काम करना है और वो थेरेपीज देनी है जो उसके लिए ज़रूरी है। आपका बच्चा मॉडरेट है तब भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने अपने बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट देखी है और यकीनन आप भी काम करने के बाद अपने बच्चे में इंप्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये कोई कैटेगरीज जो हैं ये सिर्फ बनाई गई कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज को चेंज किया जा सकता है जब हम बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। अगर काम नहीं हुआ तो कई बार माइल्ड भी मॉडरेट हो सकता है, और अगर काम अच्छे से हुआ है तो सीवियर भी माइल्ड की कैटेगरी में आ सकता है। और चीज़ें बदलती हैं वक्त के हिसाब से, अगर आप अपनी सोच को बदल लेंगे। बच्चे ये कार है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, बच्चे इस तरह से खेलते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कार के साथ उसे यूज़ कैसे करना है कार को। तो आप प्ले थेरेपी के साथ में बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं कि कार को हमें ऐसे करना है। जनरली हम क्या करते हैं, ये ना करो। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, नहीं, ये नहीं करना है।
लेकिन हम उन्हें सही बिहेवियर नहीं सिखाते हैं। हम उन्हें कह सकते हैं कि हम ऐसे खेलेंगे, और ये स्ट्रेटजीज़ अगर आप छोटी छोटी बातों पर आप ये काम करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे इम्प्रूव होते हैं और वो आपकी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अब मैं बात करूँगी कि प्ले के साथ में बच्चा आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है, उसका इंटरेक्शन आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसके आई कांटेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, जॉइंट इंटरेक्शन स्किल्स पर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों में आगे डेवलपमेंट के लिए, उनकी लैंग्वेज के लिए, उनकी स्पीच के लिए और उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए। स्पीच को लेकर भी बच्चों को बहुत इश्यूज़ होते हैं। ऑटिज़म में अक्सर बच्चे स्पीच को बहुत कम यूज़ करते हैं, वर्ड्स को लिमिटेड वर्ड्स बोलते हैं या फिर बिल्कुल नहीं बोलते हैं, नॉन वर्बल होते हैं। ऐसे में बच्चों को सिर्फ एक चीज़ पर लेकर बैठ जाना कि मेरा बच्चा बोलेगा, बोलने की वेट करते रहना, क्योंकि ये गलती मैंने भी बीइंग ए मदर उस टाइम पर की। मुझे अक्सर लोग कहते थे कि आप साइन मत दो बच्चे को, क्योंकि साइन से बच्चा बोलेगा नहीं, या फिर आप बच्चे को पिक्चर से ना सिखाइए क्योंकि बच्चा बोलेगा नहीं। लेकिन ये जो धारणाएं हैं ये बिल्कुल गलत हैं। आखिरकार आपको इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें ही हमारे बच्चों की स्पीच को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। अगर आप पिक्चर के साथ में 3 बार उस चीज़ का नाम बोल रहे हैं, अगर आप बच्चे को पानी दे रहे हैं और 3 बार पानी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा आपको सुन रहा है और एक ना एक दिन वो भी कोशिश करके उस चीज़ को बोल सकता है। वो इनपुट आपका डालना उसमें ज़रूरी है कि बच्चा आपकी बात को समझ सके, चाहे वो बोले या ना बोले, लेकिन उसमें इनपुट का होना जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल हम उम्मीद कर सकें कि आउटकम हमें मिलेगा ही। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को साइन या पिक्चर्स के माध्यम से ही या फिर वर्बली भी, अगर आपका बच्चा वर्बल है तो हम उसे इनकरेज करते रहें स्पीच के लिए, अपनी नीड्स को बताने के लिए, अपने इमोशंस को बताने के लिए, अपनी पेन, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को बताने के लिए, क्योंकि ये 3 चीज़ें जो हैं अगर इनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अक्सर बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसीलिए इन 3 चीज़ों को टारगेट ज़रूर कीजिए, इन 3 चीज़ों को ज़रूर सिखाइए। बच्चे को अपने इमोशंस को बताना आना चाहिए, बच्चे को अपनी हेल्थ के बारे में बताना चाहिए कि मुझे कहीं दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और तीसरी चीज़ कि बच्चे को अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। इससे यकीनन बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ कम होते हैं। अब मैं बात करूंगी ABA थेरेपी के बारे में। ABA थेरेपी, जिसे हम बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं, सही बिहेवियर को बनाना, नए स्किल्स को टारगेट करना, उन्हें सिखाना, धीरे धीरे करके सिंपल स्टेप्स में कोई चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग के लिए हम शुरुआत करते हैं एक सीधी लाइन लगाने से, और उससे धीरे धीरे बच्चों को हम लेटर्स और नंबर्स बनाना सिखाते हैं, क्योंकि जब हम सिंपल स्टेप्स के साथ काम करते हैं, रिज़ल्ट आपको बेशक थोड़ा लेट लगेगा, मिलेगा, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। आपकी कोशिश करते रहना वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसमें किन चीज़ों को टारगेट किया जाता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के ज़रिए मेरा ये मकसद आपको यह बताने का है कि हम ईज़िली उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं घर पर, जो हमें लगता है कि हम कभी कर नहीं पाएंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में वो सब चीज़ें हैं, चाहे मैं ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर स्किल्स की बात करूं, जो बच्चों को इंडिपेंडेंट होने में हेल्प कर सकते हैं, उनके परसेप्शन की बात करूं, विजुअल, ऑडिटरी, कोई भी परसेप्शन है, समझ आना, बच्चे को किसी चीज़ को समझना वो बहुत ज़रूरी है। उनके कॉग्निशन पर काम करना कि वो अपनी तरफ से कुछ सोच सकें, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत हेल्प करती हैं, और ये सभी चीज़ों पर हम काम करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू। और बच्चों पर घर पर ही आप इजीली इन एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं। बच्चों को सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। हेलो सिखाना, उन्हें रोज़ नमस्ते करना, बुलवाना, या फिर जाते हुए कहीं बाय करवाना। डेली रूटीन में ये चीज़ें आपका करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप करते हैं तो आपके बच्चे समझते हैं, सीखते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं करते हैं। हमारे एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, ये एक चीज़ मन में रख कर काम कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल रिज़ल्ट तो आपको मिलने ही हैं। कई बार बहुत जल्दी मिलेंगे, कई बार कुछ लेट भी हो सकता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है और लगातार कोशिश करते रहना। इसके अलावा बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स पर काम करना, उनके एकेडमिक स्किल्स पर काम करना ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे कल अगर स्कूल में जाएं तो उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो हैंड राइटिंग हो या रीडिंग हो या उनका कंसंट्रेशन हो। इन चीज़ों पर, इन एरियाज़ पर स्पेशली हमें काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों को अक्सर इन एरियाज़ में प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा सेंसरी इंटीग्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो सब चीज़ें हैं, इनके लिए आप 15 से 20 मिनट हर एक एरिया पर रखिए, क्योंकि हर एक एरिया पर जब आप टारगेट करते हैं
तो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है ऑटिज़म में होनी, क्योंकि हम कोई भी एक एरिया मिस कर देते हैं उसका असर बच्चों की लाइफ पर ज़रूर कहीं ना कहीं पड़ता है। क्योंकि सेंसी इंटीग्रेशन पर जब हम काम करते हैं तो सिर्फ हम उनके सेंसेस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग पर भी काम कर रहे हैं। अगर सेंसी इंटीग्रेशन थेरेपी हम बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों में स्टीमिंग के बिहेवियर्स कम हो रही हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव हो रहा है, बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। इस चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थेरेपी सभी इंटरकनेक्टेड हैं और इनका कनेक्शन आपस में इतना ज़्यादा है कि कोई भी एक चीज़ हम मिस नहीं कर सकते हैं। चाहे हम 15 मिनट ही एक स्किल पर दें, लेकिन हमें उनको ये टाइम देना ज़रूरी है। सेंसी इंटीग्रेशन की बात करूँ तो सेंसी इंटीग्रेशन में आती हैं जो हमारी 5 सेंसेस हैं, प्रोप्रिसेप्शन है, या फिर वेस्टिबुलर की बात करूँ, टेक्टाइल है, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, या फिर टेस्ट को लेकर, टच को लेकर, ये सभी चीज़ें जो हैं ये इन पर काम करना, उन सेंसेस को इंटीग्रेट करना ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे फोकस रह सकें, उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो। इसके साथ ही उनकी मसल मूवमेंट पे काम करना, घर पर ही उन्हें ऑब्स्टेकल कोर्स दीजिए, घास पर उन्हें ग्रास पर चलवाइए, डेली उन्हें अलग अलग तरह के फुटमेट्स दीजिए, उन पर उन्हें चलाइए। इससे बच्चों को सेंसी इंटीग्रेशन जो थेरेपी है वो आप घर पर ही दे रहे हैं और इसके बहुत अधिक बेनिफिट होते हैं बच्चों के लिए। बिहेवियर थेरेपी की बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का जो भी प्रॉब्लम बिहेवियर है, क्योंकि ऑटिज़म में अक्सर बच्चों को बिहेवियर इश्यूज़ बहुत अधिक होते हैं, उसके कई कारण होते हैं, लर्निंग का ना आना। लेकिन जब आप बच्चों की इन सभी स्किल्स को जो मैंने आपको बताए हैं इनको टारगेट करते हैं तो बच्चों में ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, बच्चों में स्पीच आनी शुरू हो जाती है और बच्चे फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका काफ़ी कम होने लगता है और बच्चे खुद को आसपास के माहौल में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये अगर चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं, बिहेवियर करेक्शन के लिए बच्चों को सही बिहेवियर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा स्टीमिंग करता है और अपने हाथों को लगातार फ्लिप करता है तो हम बच्चों को फिंगर एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। इस तरह से उस बिहेवियर को किस तरह से मॉडिफाई किया जाए, इस चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ निरंतर सोचते रहने की ज़रूरत है ताकि हम बच्चों के बिहेवियर पर काम कर सकें। चाहे वो स्टीमिंग है या प्रॉब्लम बिहेवियर है, उसकी वजह को जानना ज़रूरी है। स्टीमिंग के लिए अक्सर सेंसी इश्यूज़ होती हैं और प्रॉब्लम बिहेवियर के कारण कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन या फिर कुछ और। तो हमें उस फंक्शन को समझने की, उस रीज़न को समझने की ज़रूरत है और उस पर डेडिकेट होकर काम करने की ज़रूरत है। लगातार काम कीजिए, डेफिनेटली बच्चे का बिहेवियर कम होगा, क्योंकि जब आप अपने मन में विश्वास रख लेते हैं कि मुझे ये करना ही है तो आप ज़रूर कामयाब होते हैं। और एक चीज़ कि हमें बच्चे के लेवल को समझ के काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आप बच्चे को ना तो ओवर एस्टिमेट कीजिए कि मेरा बच्चा ये कर लेगा, ये तो सब कुछ उसे आता है, या फिर मेरा बच्चा ये कर ही नहीं पाएगा। इन दोनों चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। बच्चे को काम करवाइए और जहाँ पर आपको लगता है कि आपके बच्चे को डिफ़िकल्टी आ रही है वहीं पर से ही आप बच्चे के साथ में काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट है, हर एक बच्चा यूनिक है। एक प्रोग्राम किसी दूसरे बच्चे पर फिट नहीं आ सकता। हमारा बच्चे को क्या नीड्स है हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। तो अब तक आप समझ गए होंगे इस वीडियो के बाद कि ऑटिज़म 100% क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है, और अगर मॉडरेट भी है, सीवियर भी है तो 90% तक वो इम्प्रूव हो सकता है। ये एक बात मानकर चलिए आप। जब तक आप मन में ये चीज़ बिठाएंगे नहीं, आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, बिलीव मी, आप काम नहीं कर पाएंगे। इस एक कोशिश को, और मैंने देखा है, मैंने अपने बच्चे के साथ 10 साल काम किया है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में है, और अब मैं उसे कभी कोई कह नहीं सकता कि वो कभी इस मतलब सीवियर था या उसको इतने बिहेवियर इश्यूज़ थे। अब वो इतना ज़्यादा मुझे उसमें लगती है इम्प्रूवमेंट कि मुझे कई बार बिलीव नहीं होता है। उसका काम करना, उसका सीखना, सब कुछ ऐसे नॉर्मल बच्चों की तरह होता जा रहा है। उसके बिहेवियर्स में मैं बहुत इंप्रूवमेंट देखती हूँ, उसका मेरे साथ इंटरेक्शन बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है। तो ये चीज़ें जो हैं डेफिनेटली वर्क करती हैं और आपका बच्चा 100% क्योर होगा अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और सभी एरियाज़ पर काम करें। ज़रूरी नहीं है आपको 8 घंटे काम करना है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना आप मैक्सिमम कर सके, कम से कम 2 या 3 घंटे बच्चे को पूरे दिन में ज़रूर दें।